नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएँ, राजस्व व्यवस्थाएँ ये हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे सल्तनत कालीन सैनिक व्यवस्था के बारे में। सल्तनत काल में जो सैनिक विभाग होता था, उसको दीवान-ए-अर्ज कहा जाता था और इसका प्रमुख होता था अरीज-ए-मुमालिक। इस विभाग की स्थापना की बात करें तो इसे बलबन ने स्थापित किया था। तो जो सैन्य विभाग था उसको क्या कहेंगे? दीवान-ए-अर्ज। अर्ज या आरिज ए की बात है। इसका जो हेड होता था वो होता था आरिज ए मुमालिक या अर्ज ए मुमालिक। तो ये इसका प्रमुख होता था और दीवान अर्ज की स्थापना की थी बलबन ने। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस विभाग की स्थापना किसने करी थी और इसका प्रमुख कौन होता है या सैन्य विभाग को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बनते हैं। तीनों चीजें ध्यान रखनी है। ये जो अरिज ए मुमालिक है, ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। इसका मतलब ये है कि ये सेना का प्रधान नहीं है या प्रधान सेनापति नहीं है। ये जो सैन्य विभाग है उसका प्रमुख है। सैनिकों की भर्ती कैसे होगी, वेतन वगैरह, इन चीजों को देखता है पूरा प्रबंधन। सेना के प्रधान की अगर बात करें तो प्रधान सेनापति सुल्तान होता है। इस बात का ध्यान रखना है। और दिल्ली सल्तनत में जितने भी व्यवस्था है, इनका जो प्रमुख है वो सुल्तान ही रहेगा। मतलब कि जो सर्वोच्च या अंतिम शक्ति है वो सुल्तान के पास ही रहती है। तो अरीज ए मुमालिक ये सैन्य विभाग का प्रमुख है, सेना का प्रमुख नहीं है, प्रधान सेनापति नहीं है। प्रधान सेनापति सुल्तान ही रहेगा। अब यहाँ पर एक होती है केंद्रीय सेना और दूसरी होती है प्रांतीय सेना। तो जो केंद्रीय सेना है उसको कहा जाता है हश्म ए कल्ब। या इसको कल्ब ए सुल्तानी भी कहा जाता है। दोनों में से कुछ भी नाम मिल जाए आपको। चाहे हश्म ए कल्ब हो या कल्ब ए सुल्तानी हो, ये केंद्रीय सेना होती है। केंद्रीय सेना को हश्म ए कल्ब कहा जाता है और जो प्रांतीय सेना होती है उसको हश्म ए अतरफ कहा जाता है। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि अतरफ या तरफ ये प्रांतों को कहा जाता है। तो हश्म ए अतरफ। ये केंद्रीय सेना है और ये प्रांत की सेना। कुछ सुल्तान के पास व्यक्तिगत सेना भी होती थी जिसको शमसी घुड़सवार कहा जाता था और शाही घुड़सवारों को सवार ए कल्ब कहते थे। इसके अलावा जो शाही अंगरक्षक होते थे जिसमें ज्यादातर गुलाम होते थे, इन शाही अंगरक्षकों की जो सेना होती थी, गुलामों की जो सेना होती थी, इनको खास खेल कहा जाता था। और जो सेना होती थी, सैनिक सैनिक दो तरह के होते थे, स्थायी और अस्थायी, दोनों तरह के सैनिक होते थे। स्थायी सैनिक की अगर बात करें तो इनको कहा जाता था वजहीस। वजहीस या मुर्तब भी कहा जाता था। जो स्थायी सैनिक होते थे उनको वजहीस कहा जाता था और कहीं कहीं पर इसका नाम मुर्तब भी मिलता है। तो मुर्तब कहे या वजहीस कहे, ये स्थायी सैनिक होते हैं। और स्थायी सैनिकों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के समय में कि स्थायी सेना रखने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। इसने सैनिकों की स्थायी भर्ती करवाई थी।
अस्थायी सैनिकों को कहा जाता है गैर वजहीस, ये वजहीस हो गया। तो जो अस्थायी है, अस्थायी सैनिक को गैर वजहीस कहा जाएगा। सल्तनत काल में जो सैनिक संगठन था वो दशमलव पद्धति पर आधारित था, और इसको मंगोल सिस्टम भी कहा जाता है, तुर्क मंगोल सिस्टम। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का जो वर्गीकरण है उसका नाम भी मंगोल सेना में जो वर्गीकरण में जो नाम होते थे इस आधार पे उनको, मतलब वही शब्दों का उनका प्रयोग किया है, मंगोल शब्दों का प्रयोग किया अपनी सेना में। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसमें जो सैनिकों का वर्गीकरण था अलाउद्दीन खिलजी की सेना में, उसमें 10 सैनिकों का जो लीडर होता था उसको अमीर ए दह कहा जाता था। अमीर ए दह यानी कि 10 सैनिकों का प्रमुख या 10 सैनिकों का लीडर। फिर आता है 100 सैनिकों का प्रमुख, इसको कहा जाता था अमीर ए सदा या सादा अमीर। इसको हम तुगलक काल में पढ़ चुके हैं, बहुत उत्पात मचाया था इन्होंने। फिर जो 1000 सैनिकों का प्रमुख होता है उसको अमीर ए हजारा कहा जाता है। अमीर ए हजारा के अंतर्गत 1000 सैनिक होते हैं, ये 1000 सैनिकों का हेड होता है। और जो 10,000 सैनिकों का प्रमुख होता है उसको अमीर ए तुमन कहा जाता था। अमीर ए तुमन, ये था अलाउद्दीन खिलजी के सेना का वर्गीकरण। इसके अलावा एक वर्गीकरण और मिलता है जो बर्नी देता है, वो घुड़सवारों के वर्गीकरण का विवरण देता है, जिसमें 10 घुड़सवारों के प्रमुख को सरखेल कहा जाता था। जो 10 घुड़सवारों का हेड होता था उसको सरखेल, और 100 घुड़सवारों का प्रमुख होता था, यानी कि 10 सरखेल का जो प्रमुख होता था उसको सिपा सालार कहा जाता था। 100 घुड़सवार या 10 सरखेल, इसको कहा जाएगा सिपा सालार। और 1000 घुड़सवार यानी कि 10 सिपे सालार का प्रमुख होता था अमीर। दस हजार घुड़सवार का जो प्रमुख होता था यानी कि 10 अमीरों का प्रमुख होता था उसको कहा जाता था मलिक।
और जो 1 लाख घुड़सवारों का प्रमुख होता था उसको खान कहा जाता था, जिसको 10 मलिकों का प्रमुख भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक खान के अंतर्गत 1 लाख घुड़सवार होते थे। और खान से ऊपर होता था फिर सुल्तान। तो सुल्तान के अंडर में कितने भी खान हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 10 खान होते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो अगर क्रम देखेंगे तो सुल्तान, सुल्तान के बाद खान, मलिक, अमीर, सिपह सालार और सरखेल, सरखेल के अंडर में घुड़सवार। तो मतलब 10 घुड़सवारों का प्रमुख सरखेल, 10 सरखेल का प्रमुख सिपह सालार, 10 सिपह सालार का प्रमुख अमीर, 10 अमीरों का प्रमुख मलिक, 10 मलिकों का प्रमुख खान, और जितने भी खान हो उनका प्रमुख सुल्तान। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि 10 अमीरों का प्रमुख कौन है, तो मलिक। ये पूछ लिया जाए कि 10,000 घुड़सवारों का प्रमुख कौन है, तो मलिक। इस तरह से आपको किसी भी तरह से प्रश्न बन सकता है। अगर आप अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल देखोगे तो सबसे ज्यादा सैन्य सुधार अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही होता है। जैसे कि घोड़ों को दागना, सैनिकों का हुलिया नोट करना, सैनिकों की डायरेक्ट भर्ती करवाना, नगद वेतन देना। क्योंकि इससे पहले एकता व्यवस्था थी जो इल्तुतमिश ने इसको व्यवस्थित रूप से चालू किया था। ये हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं सारी चीजें। और जितने भी सुधार किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी हम देख चुके हैं, सैनिक सुधार, बाजार सुधार। ये हम अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी वंश की जो क्लासें थी उसमें देख चुके हैं। ये जो एकता व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी से पहले, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया और इसकी जगह नगद वेतन देना शुरू किया। इसके अलावा अगर आप इल्तुतमिश का देखोगे तो इसने एक सरे जानदार नाम से एक शाही अंगरक्षकों का दल भी गठित किया था। कभी आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि जो सरे जानदार क्या है, तो ये शाही अंगरक्षक है और इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। कई बार ये छोटी छोटी चीजें भी पूछ ली जाती है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो एकता व्यवस्था समाप्त करके नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की थी, तो इसमें जो एक पैदल सैनिक होता था उसको 78 टंका मिलता था वार्षिक। सेवेंटी एट टंका वार्षिक, टंका चांदी का होता था। और जो व्यक्ति घुड़सवार होता था, घुड़सवारों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेतन होता था। अगर वो एक घोड़ा रख रहा है तो उसको 234 टंका मिलता था। एक घोड़ा रखेगा तो 234 टंका वार्षिक, और अगर वो 2 घोड़े रख रहा है तो उसको 312 टंका वार्षिक वेतन मिलेगा। तीन सौ बारह टंका वार्षिक, क्योंकि 78 टंका उसको एक और एक्स्ट्रा घोड़ा रखने का वेतन अलग से मिलता था। इन सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था उसके लिए एक रजिस्टर तैयार किया जाता था, जिसको वसीलात ए हश्म कहा जाता था। इस वसीलात ए हश्म में सैनिकों के वेतन का हिसाब किताब रखा जाता था। इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत होता था, इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने इन कमीशन खोरी की शिकायत पर ये जो वसीलात ए हश्म था इसकी जांच करवाई थी। फिर फिरोज तुगलक ने इस इक्ता व्यवस्था को
फिर से लागू किया और उसको आनुवंशिक भी बना दिया। मतलब अगर वो सैनिक नहीं आ पा रहा है तो वो किसी और को भेज सकता है, अपने बच्चे को भेज सकता है, अपने दामाद को भेज सकता है, गुलाम को भेज सकता है, या अपनी जगह किसी को भी भेज दे। जो एकता व्यवस्था थी उसको परमानेंट कर दिया, आनुवंशिक कर दिया फिरोज तुगलक ने। इसके अलावा सेना में कुछ मशीनों का भी प्रयोग होता था, जिसे एक पत्थर फेंकने का मशीन होती थी, शिला प्रक्षेपास्त्र जिसको आप कह सकते हो। इससे पत्थर फेंके जाते थे, बड़े पत्थर। इसको चरख, मंजनी और मदरीशी, अराड़ा और कुछ कंजीर, इस तरह से ये कुछ उपकरण थे जिससे पत्थरों को फेंका जाता था। जो शिला प्रक्षेपास्त्र है जिससे पत्थर फेंके जाते हैं, इसको चरख मंजनिक। चरख मंजनिक, मदरीशी, अराड़ा। ये ऐसे कुछ उपकरण है। मदरीशी, अराड़ा, एक और है कुछ कांजीर। इनसे पत्थरों को फेंका जाता था। कुछ मशीनें किले तोड़ने के भी काम आती थी, जिनको बड़े किले तोड़ने के लिए, दीवारें तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था, जैसे सबद और गरगज, पाशेव। इनसे किले तोड़े जाते थे। और ये जो है, इनसे बड़े पत्थर फेंके जाते थे। सल्तनत काल में अगर आप देखोगे तो अभी तक तोप खाने का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि बताया जाता है कि बाबर के आने के बाद तोप खाना शुरू होता है। इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि बारूद का इस्तेमाल बाबर ने ही शुरू किया था। बाकी अगर आप देखोगे तो विजयनगर के खिलाफ बारूद का प्रयोग इससे पहले हो चुका था, जब बहमनी राज्य ने विजयनगर पर हमला किया था 1367 ईस्वी में, मोहम्मद शाह प्रथम ने। तो इस समय बारूद का प्रयोग हो चुका था। इसके बाद बात करते हैं सल्तनत काल की न्याय व्यवस्था की। सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो सल्तनत काल की न्याय व्यवस्था इस्लामी कानून के अनुसार चलती थी, और जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वो सुल्तान ही होता था। और ये जो न्याय व्यवस्था थी, सल्तनत काल की न्याय व्यवस्था जो इस्लामी कानून के आधार पर थी, इसका जो आधार था वो था कुरान, हदीस, इजमा, कयास। ये पुस्तकें हैं। कुरान, हदीस, इजमा, कयास, इसके आधार पर सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था चलती थी। क्या है ये पुस्तकें? तो जो कुरान है वो मुस्लिमों के लिए कानून का मुख्य स्रोत है, या सर्वोच्च पुस्तक आप कह सकते हो। जो हदीस है इसमें पैगंबर के वचन और उनके कार्यों का विवरण है। और जो इजमा है इसमें विद्वानों द्वारा की गई व्याख्याएं होती है। जो इस्लामिक कानून के जानकार होते हैं, व्याख्या करते हैं, वो इसमें इजमा में होती है। और जो व्याख्या करता है उसको मुजतहिद कहा जाता था। मुजतहिद। ये मुजतहिद इस्लामिक कानून का जानकार होता था, विद्वान होता था, और ये इन इस्लामिक कानूनों की व्याख्या करता था।
उनका जो संकलन है वो इज्मा में होता है। और जो कयास है इसमें कानून की तार्किक व्याख्या होती है। जैसे आपने सुना होगा ना कि कयास लगाए जा रहे हैं, तो इसमें कानूनों की तार्किक व्याख्या होती है। और जो इस्लामिक धर्मशास्त्र होते हैं इनको फिकह कहा जाता है, फिकह। जो न्याय का काम होता था ये काजी करता था, और इसका आधार होता है कि जो मुफ्ती द्वारा की गई कानून की व्याख्या होती है उसके आधार पर ये न्याय करता था। मतलब मुफ्ती होता है वो कानून की व्याख्या करता था और इसके आधार पर काजी न्याय का कार्य करता था। जो न्याय विभाग था यानी कि दीवान ए कज़ा, इसका प्रधान काजी उल कजात होता था। काजी उल कजात, हालांकि ये प्रधान न्यायाधीश नहीं है। प्रधान न्यायाधीश तो सुल्तान ही रहेगा। सल्तनत काल के हर मामले में अंतिम शक्ति सुल्तान के पास ही थी, तो सर्वोच्च न्यायाधीश भी सुल्तान ही होगा। सद्र उस सुदूर या धार्मिक विभाग का प्रधान होता था और इसका काम होता था कि मुस्लिम हितों की रक्षा करना। और जनरली सद्र उस सुदूर और काजी उल कजात ये एक ही व्यक्ति होते थे। इसके अलावा बड़े नगरों में जो न्यायाधीश होता था उसको अमीर ए दाद कहा जाता था। ये बड़े नगरों का न्यायाधीश होता था। तो ये थी हमारी सल्तनत काल की व्यवस्थाओं की क्लासें, जिसमें हमने सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हम देख चुके हैं। अगली क्लासों में हम सल्तनत काल की कला, संस्कृति, आर्किटेक्चर, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।